फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी तो उन्होंने इधर उधर की जो है वो बातें की हैं जिनका कोई सर है ना पैर है, वो तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं मैं इमरान खान को नहीं मानता, ये नहीं मानता। आपकी हैसियत क्या है? आप एक सूबाई पार्टी हैं, एक छोटी सारी आप डिवीज़न के अंदर आपकी 5-6 सीटें आती हैं। इस वक्त भी JUI की मेरे ख्याल को 3-4 सीटें हैं। अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है कि आप इमरान खान को कह सकें कि वो पॉलिटिकली रेलिवेंट हैं या रेलिवेंट हैं। आप खुद एक बहुत एक नीश के पॉलिटिशियन हैं। आपने एक कुछ लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में लोग बेवकूफ़ बनते होंगे आपकी बातों से। ओवरऑल तो देखिए आप एक नेशनल लीडर नहीं है। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है, ना ही उनकी कोई जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कोई वो ऐसा नाम है कि जिसके बग़ैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। उन्होंने लेकिन जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि यानी नए इलेक्शन की तरफ जो हैं वो जाएंगे। अब ये बड़ा संगीन एलिगेशन है। इस तरह की बातें मीडिया में आ तो रही थी, ये गुफ्तगू आ तो रही थी मीडिया में कि जो धरना दिया गया था फजलुर रहमान की तरफ से उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। इसी तरह से जो TLP के धरने हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। लेकिन अब फजलुर रहमान की तरफ से ये इंकशाफ होना बड़ी अहमियत का हामिल है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब तहकीकात की ज़रूरत है। और फजलुर रहमान साहब ने चूँकि नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है कि किन लोगों से उनकी गुफ्तगू हुई थी, बातचीत हुई थी, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। क्योंकि ये जो मामला है कि हर वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार हो कि वो हुकूमतों को लाती और भेजती रहे, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। जो हम देख रहे हैं 75 सालों में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हुए हैं वो इन्हीं वजूहात से हुए हैं। और ये एलिगेशन फजलुर रहमान साहब का बहुत संगीन है और इसके ऊपर बहुत अहम है कि एक कमीशन बना के इसके ऊपर देखा जाए कि ये जो धरने हुए या जो मामलात हुए वो किस तरह से उनको किसने यकीन दहानी कराई, कौन कौन लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे और उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाए। कल लाहौर में लॉयर्स की बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के जो सबसे जयद, सबसे बड़े जो लीगल ब्रेन्स हैं, जो कानूनी दिमाग हैं पाकिस्तान के, वो बैठे हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत की है। और उन तमाम का ये कंसेंसस है 2 बातों के ऊपर। पहली बात ये कि इलेक्शन होने ज़रूरी नहीं है, ये आइनी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। ये 2 बातें हैं जो कल के जो लीगल मूड है उससे निकली हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। अगर करारदादों से आइन बदल जाते, कल मैं देख रहा था कि हुकूमत के हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे हमें आइन साजी से रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब आपको फ़र्क पता होना चाहिए आइन में तब्दीली कैसे होती है और करारदाद की क्या हैसियत है। करारदाद की कोई लीगल हैसियत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आप जिस तरीके से धड़ाधड़ अपने लोगों को आगे बिठा के करारदादें पास कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आप रद्दी में इजाफा कर रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। ये जो करारदादें हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लीगली बाइंडिंग है और इस वक्त पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट होंगे। हम देख रहे हैं कल स्टेट बैंक के पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने हैं और हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर जिस तरह वो वादा करके आए हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और पंजाब में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। ये इंतहाई अहम है क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं अदलिया बतौर इदारा डिसफंक्शनल हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए जो अदलिया है उसको इर्रेलेवेंट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। मसलन आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले हुक्म दिया कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाएँ, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ।
फिर उसके बाद आप देखते हैं हसान न्याजी, अली अमीन गंडापुर, इनकी ज़मानतें हुई और उस ज़मानतों के बावजूद इनको उठा के ले गए। फिर अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना ले जाया जाए, उनको उठा के भक्कर जो है वो ले गए। जो फैसले हो रहे हैं अदालतों के, उनको सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा एक सोच समझ कर उनको इर्रेलिवेंट किया जा रहा है कि उनके ऊपर अमल दरामद, मर्जी का फैसला होगा तो हम अमल दरामद करेंगे, मर्जी का नहीं होगा तो हम अमल दरामद नहीं करेंगे। इसके नतीजे में पूरी जुडिशरी बैठ जाएगी अगर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हम देख रहे हैं जजेस की फैमिलीज़ के ऊपर, जजेस के ऊपर जिस तरह से कैंपेन बनाई जाती है। एक इर्रेलिवेंट आदमी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो जाके करता है, रेफरेंस डालता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, और पैमरा फ़ोन करती है टेलीविज़न चैनल्स को कि ये रेफरेंस जो है इसको आपने मेन हेडलाइंस में जगह देनी है। इस वक्त जो पीटीए है वो सोशल मीडिया के ऊपर जुडिशरी के ख़िलाफ़ कैंपेन को लीड कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस वक्त जो पैमरा है वो इस कैंपेन को लीड कर रही है। तो जुडिशरी को एक चीज़ और देखनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट होगी चीफ जस्टिस साहब से, ये जो आपने प्रेस रिलीज़ जारी की है कल, ये जुडिशरी का काम नहीं है प्रेस रिलीज़ जारी करना। आप अपने फैसलों से बोलें। आप ज़रा बुलाएं जिन लोगों ने ये ट्वीट लगाई थी और सोशल मीडिया के ऊपर कहा था कि जजेस का इतना आपस में झगड़ा हो गया कि आपस में हाथापाई हो गई, ज़रा वो नंबर आपको बताएं कि वो किस नंबर से जुडिशरी को फीड किया गया, कि जुडिशरी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किन नंबरों से फीड किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब और जजेस जो हैं, उम्र ही होती है, इंसान चला जाता है। कल हमारे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, कल उनकी हादसे में डेथ हुई है। अभी उनका जनाजा नहीं हुआ था तो लॉबी शुरू हो गई कि कौन रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर बनेगा। ये ज़िंदगी ऐसी होती है, अपनी कदमों के ऊपर आप खड़े होंगे, दलेराना बातें करेंगे, दलेराना फैसले देंगे तो लेगेसी बनेगी, कौमें याद करती हैं। वरना तो आज मरे कल दूसरा दिन, किसी को पता ही नहीं कौन था कौन नहीं था। आप सिर्फ उन नंबरों को मंगवाइए जिन्होंने ये मीडिया को फीड किया कि जजेस के दरमियान चैम्बर के अंदर जो है वो ये हुआ है, और फिर जजेस की जो कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी में तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई सहाफ़ी या कोई वहाँ पे, तो वो तो आउट ऑफ बाउंड एरिया है, वहाँ से कैसे खबरें जो निकल आई और किस नंबर ने मीडिया को फीड किया। ये दो बातों के आप सवाल ढूंढ लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैंपेन कहाँ से हो रही थी, कौन कर रहा था। और आपके बड़े फैसले जो हैं, कौम आपके बड़े फैसलों की मुंतज़र है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और इसी तरीके से जो एक सिस्टमेटिक तरीके से तरीके इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, अली जैदी को उठा लिया गया है, अली अमीन गंडापुर को उठा लिया गया है। अब्दुल सत्तार न्याजी केस में जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने ये हुक्म दिया था एक ओमनी बस बेल का। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तमाम इस वक्त एक सियासी बुनियादों पर मुकदमे हो रहे हैं, उसका ट्रैक किया जाए, उसको ट्रैक करें कि वो कैसे हो रहे। पूरे पंजाब में हर MNA और MPA को एंटी करप्शन का नोटिस मिल गया। हर शख्स इस वक्त तरीके इंसाफ का जो है वो किसी न किसी मुकदमे में मुलव्वस है। 3100 लोग अरेस्ट किए गए हैं 2 हफ्ते में। तो चीफ जस्टिस साहब और द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को आपने सेफगार्ड करना। ये किसी हुकूमत का तो काम है ही, लेकिन हुकूमत इतनी बेशरम है कि ज़ाहिर है उसका तो ताल्लुक़ ही नहीं है किसी आइन से। लिहाजा पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है और आपके दलेराना फ़ैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लिखेंगे। अगर दलेराना फ़ैसले करेंगे तो कौम आपके साथ भी खड़ी होगी और तारीख़ भी पाकिस्तान की बदली जाएगी। और अगर मसलहत के ऊपर आ गए आप, तो मसलहत के ऊपर आके तो लोग आते हैं चले जाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, बात ख़त्म हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त जिस तरह से पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आप ये फ़ैसले दलेराना फ़ैसले करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज तहरीके इंसाफ ने सदर ममलिकत को, अब से कुछ देर पहले हमने सदर ममलिकत को ये ख़त लिखा है जिसमें उनसे मैंने 2 नुकात के ऊपर इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की दरख्वास्त की है। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
और उनकी जो एक्सटेंशन है यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम हो। दूसरा नुक्ता ये कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के लिए अपॉइंट की जाती हैं। 22 जून को जो 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला आया है उसमें उन्होंने करार दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को एक्सटेंड कर सके। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इलेक्शनों की काइन में नहीं है और आर्टिकल 187 को सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है कि जिसके तहत वो जस्टिस के लिए फ़ैसले कर सकते हैं। अब जो मामला है केयर टेकर गवर्नमेंट्स का, वो भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को घर भेजे और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं जो कि हाज़र सर्विस जज भी हो सकता है और रिटायर्ड जज भी हो सकता है, जो 22 के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संभालें और सिर्फ इलेक्शन की तरफ जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करें। तो सुप्रीम कोर्ट को हम ये कह रहे हैं को दरख्वास्त करेंगे, अगर सदर साहब ने ये लेटर जो है उसके ऊपर रेफरेंस भेज देते हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरी सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उनसे हम ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किया जाए और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी।